दोस्तों, आज 3 फरवरी है और आइए इस सप्ताह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पर हम लोग चर्चा कर लें। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है हाल ही में झारखंड राज्य के किस आर्द्रभूमि को रामसर सूची में शामिल किया गया है? तो उधवा पक्षी अभयारण्य जो है झारखंड राज्य का है, इसको हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया है। आर्द्र भूमि के रामसर सूची में शामिल किया गया उधवा पक्षी अभयारण्य जो झारखंड में है और हजारीबाग में है। हाल ही में भारत के 4 नए आर्द्र भूमियों वेटलैंड्स को रामसर सूची में शामिल किया गया है। इनके शामिल होने के पश्चात भारत के रामसर सूची में शामिल आर्द्र भूमियों की संख्या 89 हो गई है। तो एक क्वेश्चन ये भी उठ सकता है कि 4 जो आर्द्र भूमियों को शामिल किया गया उसके बाद भारत में वेटलैंड्स की संख्या कितनी है जिन्हें रामसर सूची में शामिल किया गया है? तो 89 है, जिनमें सर्वाधिक 20 वेटलैंड्स तमिलनाडु राज्य में है, जिसमें से रामसर सूची में शामिल 20 वेटलैंड्स तमिलनाडु राज्य में है, सर्वाधिक है। यहां तक कि जो 4 नए वेटलैंड शामिल किए गए रामसर सूची में उसमें से 2 तमिलनाडु के ही हैं। दोस्तों, ये बताया गया था कि उधवा पक्षी अभयारण्य हजारीबाग में है। ये हजारीबाग में न होकर झारखंड के साहेबगंज में है, साहेबगंज के राजमहल अनुमंडल में है। तो रामसर सूची में 4 भारतीय आर्द्रभूमियों को शामिल किया गया है। ये आर्द्रभूमियां कौन कौन है? तो रामसर सूची में शामिल की गई भारत की आर्द्रभूमियां हैं, हाल ही में शामिल की गई आर्द्रभूमियां हैं। जो 4 आर्द्रभूमियां उनके नाम है सक्करा कोट्टई पक्षी अभयारण्य, थेरथंगल पक्षी अभयारण्य, सक्करा कोट्टई पक्षी अभयारण्य, थेरथंगल पक्षी अभयारण्य, ये दोनों तमिलनाडु में है। और खेचे ओ पलरी वेटलैंड सिक्किम में है। और जो क्वेश्चन में पूछा गया था उधवा पक्षी अभयारण्य झारखंड के साहेबगंज जिला के राजमहल अनुमंडल के अंतर्गत पड़ता है और बिहार से नजदीक होने के कारण ये इंपॉर्टेंट है उधवा पक्षी अभयारण्य, जिस वेटलैंड को रामसर सूची में शामिल किया गया है। आर्द्र भूमियों को रामसर दर्जा संरक्षण प्रयासों, वित्त पोषण, वैश्विक मान्यता को बढ़ाता है और संवेदनशील पारिस्थितिकी प्रणालियों के लिए बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2025 कब मनाया गया? विश्व आर्द्र भूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2025 कब मनाया गया? 2 फरवरी 2025 को। प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है और जाहिर है कि इस वर्ष भी 2 फरवरी 2025 को विश्व आर्द्र भूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया गया। इस दिन का उद्देश्य आर्द्र भूमियों के महत्व को समझाना और इसके संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है। अब वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2025 का थीम है प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, हमारे साझा भविष्य के लिए वेटलैंड्स की सुरक्षा। ये इंपॉर्टेंट है, थीम इंपॉर्टेंट है, डेट इंपॉर्टेंट है। 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, थीम प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, हमारे साझा भविष्य के लिए वेटलैंड्स की सुरक्षा। अब क्यों मनाया जाता है 2 फरवरी को? उल्लेखनीय है कि 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर तट पर स्थित ईरान में हुए एक सम्मेलन के पश्चात रामसर कन्वेंशन लागू किया गया था आर्द्र भूमियों की सुरक्षा के लिए। और जो आर्द्र भूमि है तो रामसर सूची है आर्द्र भूमियों के, इंपॉर्टेंट आर्द्र भूमियों की सुरक्षा के लिए, जिसमें अभी हाल ही में भारत के पिछले क्वेश्चन में बताया गया कि 4 आर्द्र भूमियों को शामिल किया गया और भारत के आर्द्र भूमि की संख्या 89 हो गई, जिसमें सर्वाधिक 20 आर्द्र भूमि तमिलनाडु से हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन है 10वां साइंस फिक्शन फिल्म महोत्सव, 10th साइंस फिक्शन फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? गोवा में। 10वां साइंस फिक्शन फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित किया गया। 10वां साइंस फिक्शन फिल्म महोत्सव 29 जनवरी से 1 फरवरी तक गोवा में आयोजित किया गया। इंपॉर्टेंट है,
इसका उद्देश्य छात्रों में जिज्ञासा, वैज्ञानिक सोच और उत्साह को बढ़ाना है। तो 1 फरवरी, ये 29 जनवरी से 1 फरवरी तक गोवा में 10वां साइंस फिक्शन फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया, ये याद रखना है। इस वर्ष इस महोत्सव का विषय हरित क्रांति, विषय क्या था? हरित क्रांति। वेन्यू क्या था? गोवा। तो इस वर्ष इस महोत्सव का विषय हरित क्रांति रखा गया है, जो भारतीय हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को श्रद्धांजलि स्वरूप है। तो इस बात से, इस पॉइंट से एक और चीज पता चलता है कि हरित क्रांति के जनक, भारतीय हरित क्रांति के पिता किसे कहा जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। आज का फोर्थ क्वेश्चन है, 1 फरवरी 2025 को किस भारतीय क्रिकेटर को सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से 1 फरवरी 2025 को किस भारतीय क्रिकेटर को सम्मानित किया गया? तो सचिन तेंदुलकर को 1 फरवरी 2025 को सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को 1 फरवरी 2024 को मुंबई स्थित बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के हेडक्वार्टर में उनके जीवन पर्यंत उपलब्धियों के लिए सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। सचिन तेंदुलकर यह अवार्ड, सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाले 31वें क्रिकेटर हैं, 31वें क्रिकेटर हैं। और पहला, जो फर्स्ट थे, पहले क्रिकेटर या सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो लाला अमरनाथ थे, जिन्हें 1994 में यह पुरस्कार मिला था। तो 1994 में पहला, और 2025 में 31वां तेंदुलकर को, और पहला लाला अमरनाथ को 94 में। अब पिछले साल की बात करें तो 2023 में 2 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार मिला था। पहले थे रवि शास्त्री, पूर्व भारतीय क्रिकेटर और भारतीय कोच, और दूसरे थे फारूक इंजीनियर, फारूक इंजीनियर, पूर्व भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज। तो पहला लाल अमरनाथ 1994 में, पिछले वर्ष रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को, और इस वर्ष सचिन तेंदुलकर को 31वें क्रिकेटर बने।
आज का 5वां पॉइंट है असम से रिलेटेड। तो असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषणा की कि डिब्रूगढ़ डिब्रूगढ़ वर्ष 2027 तक असम की दूसरी राजधानी बनेगा। मतलब अगले 2 वर्षों में असम की दूसरी राजधानी बनेगा डिब्रूगढ़। अभी असम की राजधानी है और बाद में भी असम की राजधानी रहेगा प्रयाग ज्योतिषपुर। तो क्वेश्चन है कि असम ने किस शहर को अपनी दूसरी राजधानी बनाने का घोषणा किया है, या 2027 तक कौन सा शहर असम की दूसरी राजधानी बन जाएगा? तो उत्तर है डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ में अस्थायी विधानसभा का निर्माण 25 जनवरी 2026 से शुरू होगा। मतलब अगले साल से शुरू होगा, 1 साल बाद शुरू होगा। और वर्ष 2027 से हर वर्ष डिब्रूगढ़ में विधानसभा सत्र आयोजित किया जाएगा। वर्ष 2027 से हर वर्ष डिब्रूगढ़ में विधानसभा सत्र आयोजित किया जाएगा। डिब्रूगढ़ एक पूर्ण विकसित शहर है और ब्रिटिश काल में यह चाय, कोयला और तिल व्यापार का केंद्र था। तो 2 बात इंपॉर्टेंट है। असम ने डिब्रूगढ़ को वर्ष 2027 तक असम की दूसरी राजधानी बनाने का फैसला किया है, घोषणा किया है। यहाँ स्थायी विधानसभा का निर्माण 25 जनवरी 2026 से शुरू होगा, अगले वर्ष शुरू होगा। और वर्ष 2027 से हर वर्ष डिब्रूगढ़ में विधानसभा सत्र आयोजित किया जाएगा। आज का 6 पॉइंट है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। तो 28 जनवरी 2025 को भारत के मुख्य न्यायाधीश सुरेंद्र खन्ना ने सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना के डायमंड जुबली वर्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश सुरेंद्र खन्ना ने सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना के डायमंड जुबली वर्ष 75 वर्ष के समापन समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय की उपलब्धियों और कमियों पर चर्चा की। तो 2 इंपॉर्टेंट क्या है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश सुरेंद्र खन्ना ने सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के डायमंड जुबली वर्ष 75 वर्ष के समापन समारोह को संबोधित किया। अब आगे आते हैं। उल्लेखनीय है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया। उल्लेखनीय है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया, किंतु 28 जनवरी 1950 को इसका उद्घाटन किया गया। 2 दिन के बाद 28 जनवरी 1950 को किया गया। और उस समय सर्वोच्च न्यायालय की क्षमता थी 8 न्यायाधीशों की। 8 न्यायाधीश हो सकते थे मैक्सिमम सर्वोच्च न्यायालय में, 1 प्रधान न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। अब इसकी क्षमता 34 है प्रधान न्यायाधीश के साथ में। तो कार्य बढ़ने के साथ में ही क्षमता भी बढ़ी है। पहले 8 न्यायाधीश हो सकते थे सर्वोच्च न्यायालय में मैक्सिमम, अब 34 न्यायाधीश हो सकते हैं।